अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा रिपोर्ट का कहना है कि देश में बीजेपी राज में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, दलितों, मुसलमानों और सरकार की आलोचना करने वालों को तेजी से परेशान, उत्पीड़ित और गिरफ्तार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कठोर और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना जारी रखा। ध्यान रहे, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को रद्द करके इसे 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया था। जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों लोगों को बिना किसी दोष के लोक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखा गया, जो 2 साल तक सुनवाई के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसी तरह सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट पर पाबंदी अगस्त 2019 से ही जारी रही, जिससे घाटी में लोगों को खासा नुकसान हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मोदी राज में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हमले जारी हैं, जबकि उन भाजपा नेताओं और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने मुसलमानों की छवि खराब की या उनके खिलाफ हिंसा की। रिपोर्ट में दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम परिवार से थे, जबकि कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी राज में दलितों के खिलाफ अत्याचार 7% तक बढ़ गया है। लॉकडाउन में भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिन्हें उस दौरान रोजगार, खाना, रहना जैसे जरूरतों से वंचित होना पड़ा। कई पत्रकारों को कोविड-19 पर रिपोर्टिंग के लिए आपराधिक मामलों, गिरफ्तारी, धमकी या यहाँ तक कि बीजेपी समर्थकों और पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा। कई मामलों में वे ग्रामीण भारत में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे, जो सरकार की महामारी से निपटने की आलोचना के लिए निशाने पर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे पुलिस हिरासत में अत्याचार और हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी ने पुलिस के दुरुपयोग की जवाबदेही और पुलिस सुधार लागू करने में विफलता को उजागर किया। अक्टूबर 2020 तक, यानी पहले 10 महीनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में 77 मौतें, न्यायिक हिरासत में 1338 मौतें और 62 कथित रूप में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दर्ज की। कई अंतर्राष्ट्रीय समूह जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, अमेरिकी कांग्रेस, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भारत में मानवाधिकार और बोलने की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार मानवाधिकार रक्षकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया था। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां की हालत भी कुछ खास नहीं है। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ऐसा मानना है खुद गृह मंत्रालय का। देश में मानवाधिकारों की वकालत करने वालों के उत्पीड़न में सबसे आगे है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। लोकसभा में बीते सितंबर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2017-18 में 73 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले सामने आए थे, जो अगले साल बढ़कर 89 हो गए और साल 2019-20 में ये आंकड़ा पहुंच गया 105 तक। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी राज की रही। किशन रेड्डी के जवाब के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2017-18 में उत्तर प्रदेश से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सिर्फ 3 शिकायतें मिली थीं, जो 2019-20 में बढ़कर 26 हो गई, यानी एक साल में 90% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान में भी आंकड़े उल्टी दिशा में घूमे। 2017-18 से लेकर 2019-20 तक मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें 2 से बढ़कर 7 हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आमतौर पर कमजोर तबकों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और मजदूरों की आवाज उठाते हैं। वे कानून के जानकार होते हैं। ऐसे में अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो समझा जा सकता है कि जिनके उत्पीड़न का वे सवाल उठाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। कई जगह देखने को मिला कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अक्सर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये वही कानून है जिसके बेजा इस्तेमाल को लेकर कई मानवाधिकार संगठन मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं।
अजब तो ये है कि यूएपीए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में बेहद सुस्त है। मतलब साफ है कि पुलिस बिना वाजिब कारण के इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि साल 2017 में जहां यूएपीए के तहत कुल 901 मामले दर्ज हुए थे, वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1182 तक। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष 1226 मामले यूएपीए के तहत दर्ज हुए, यानी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। यूएपीए के मामलों से जुड़ा ये सवाल सीपीआई के राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने पूछा था। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज आदि भी जेल में है। यदि आरोपी यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपित है तो वह अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता है और जांच की अवधि को सरकारी वकील के अनुरोध पर 90 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त के पास मूलतः जमानत प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होता है। यदि न्यायालय को मामला प्रथम दृष्टया सही लगता है तो वो आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।